हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है वो हमारा हिंदी का सेशन रहेगा। अगर इसकी बात करें तो इससे पहले हम हिंदी का एक सेशन दे चुके हैं, उसमें हमने हिंदी के बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री की बात की थी। चलिए, तो आज दूसरा सेशन है। इसमें हमने दिया है किन किन मतलब पॉइंटों पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वो वर्ण विचार पर मिलेंगे, भाषा पर मिलेंगे, लिपि पर मिलेंगे, बोली पर मिलेंगे। अगर उससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने उसके बैकग्राउंड को देखा था, यानी हिंदी कहाँ से उत्पन्न हुई, किस तरह हुई। जो हिंदी की उत्पत्ति है, हिंदी का जो कार्यक्रम है, वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तथा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों की आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या करें, रिवीजन करते रहें, क्योंकि रिवीजन ही एकमात्र तरीका है जिससे सफलता हासिल की जा सकती है। क्योंकि आज के दौर में पढ़ता हर कोई है, सफलता केवल और केवल 2% को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, तथा क्वेश्चनों को जो लेवल है वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रखा गया है इसमें। तो आप जब इस सेशन को देखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे। तो उसी मोटिवेशन कोट के साथ, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करें, क्योंकि आप जहाँ होंगे सिंहासन वहाँ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों के कितने प्रकार हैं। तो हम सभी को पता है कि वर्णों के कितने प्रकार होते हैं। स्वर और व्यंजन दो में बांटा जाता है, तो इसलिए वर्णों के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंकित कीजिए। तो उत्पन्न भेद पूछ रहा है यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन आपको नया भी लगेगा, और इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका अनुदात। यहाँ पे एक चिन्ह आपको दिखाया जा रहा है जिसका इस तरह से है, जिसे हम चंद्र बिंदी भी बोलते हैं, या फिर आपको यहाँ पे चंद्र बिंदी भी बोलते हैं। इस चिन्ह के बारे में पूछा जा रहा है कि ये चिन्ह क्या कौन सा है। तो ये आपका जो चिन्ह बनता है वो अनुनासिक चिन्ह बनता है, जिसे हम चंद्र बिंदु बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, का वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो आपका का वर्ण का जो उच्चारण स्थान होता है, यानी का वर्ण की जितनी भी टेबल उसका का से कंठ से, ठीक है, ता का तालु से, ऐसे इस तरह से रखा जाता है। तो जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, ये सभी हम टॉपिक जो है बोर्ड के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, बट अभी हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ दिनों में हम इसकी श्रृंखला बोर्ड के माध्यम से शुरुआत करेंगे। यह वर्ण का उच्चारण स्थान अगर पूछा जाए तो वो आपका रहेगा यहाँ पे तालु रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उच्चारण स्थान काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर संस्कृत की बात की जाए तो हर के लिए सूत्र होता है, बट हिंदी में आपको एक ट्रिक के माध्यम से पूरे उच्चारण स्थान याद करा दिए जाएंगे। अगर टा की बात की जाए तो टा वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तो वो होता है मूर्धा में। ट ठ यानी बोलने से जहाँ आपकी जीभ जहाँ स्पर्श करती है, जिस भाग को स्पर्श करती है, वही उसका उच्चारण स्थान हो जाता है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो अभी हमने इससे पहले वाली श्रृंखला में पढ़ी थी, तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और नासिक है, यानी वो नासिका से भी बोलता है और तालु से भी बोलता है, ऐसा आपको वर्ण बताना है इसमें। तो आपका जो चुनिया है वो आपका क्या है, तालु भी है और नासिका वर्ण भी है, क्योंकि इसका एन जो होता है, एन से इंडिकेटर होते हैं ये, तो इसलिए ये नासिका वर्ण है, याद रखिएगा। जो भी वर्ण आपके एन से इंडिकेटर होते हैं, या णा हुआ, डाडल या णा हुआ, और आपके जिन जिन में एन का उच्चारण होता है वो सभी नासिका वर्ण में आ जाते हैं, जो पीछे के 5वां अक्षर होता है। तो आपका जो चूनिया है वो आपका नासिका वर्ण है। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा, रूढ़ की बात की जाए तो रूढ़ वो शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, उन्हें एज के एज उठा लिया जाता है। जो कि वे शब्द होते हैं जो 2 से मिलकर बने होते हैं। मिश्रित वो शब्द होते हैं जिनमें कई शब्दों का या कई भाषाओं का समावेश होकर वो शब्दों का निर्माण होता है, या कई शब्द मिलकर बने होते हैं। बट रूढ़ जो शब्द होते हैं वो या जानो एक अठीला इंसान, जिसमें मतलब कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो वो हमारा लोटा है। ये इसे एज के एज उठा लिया जाता है, इसमें कोई परिवर्तन कहीं पर भी लगाने से नहीं होता, चाहे प्रेजेंट में लगाओ, पास्ट में लगाओ, फ्यूचर में लगाओ, किसी भी वर्तमान में इसका ये उपयोग किया जाए, इसका उपयोग ऐसे के ऐसे होता है, वो सभी रूढ़ शब्द कहलाते हैं, यानी स्थिति के अनुसार ये बदलते नहीं हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो पीडीएफ है आपको विद आंसर टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है, यानी अनुनासिक वर्ण से क्या हो, प्रथम वर्ण के स्थान पर हो।
तो यहाँ पे जो ये लैंग्वेज है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, बट यहाँ पे जो हो जाएगा वो हमारा अनुनासिक ही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा संयुक्त व्यंजन का तो वो रहेगा छ त्र ज्ञ, यानी छित्री वाला छ त्र और ज्ञ। तो ये आपके संयुक्त व्यंजनों से बनते हैं। का और छा से मिलकर छ बनता है, ता और रा से मिलकर ता और रा से मिलकर त्रा बनता है। तो इस तरह से ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है तीनों के तीनों। निम्न में से कौन अंतस्थ वर्ण का उदाहरण है? अंतस्थ वर्ण, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो है हमारा दंत तालव्य वा। हिंदी में किन दो वर्णों के दो स्पष्ट और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं? तो आपको जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ड और ड। ठीक है, डाडलिया और ढाढक्कन, ये हमारे क्या रहेंगे? मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं, इनके दो स्पष्ट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि दीर्घ स्वर नहीं है तो वो हमारे हैं, यहाँ पे याद रखिएगा हिंदी में नहीं है। तो हिंदी में आपको ये कभी नहीं मिलते हैं, सु और री। ठीक है, री आपको मिल जाता, बट एक साथ सु और री आपको हिंदी में नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हल शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हल में सभी कौन आ जाते हैं? तो सभी स्वर क्या है? हल में आ जाते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मूर्धन्य पूछा जा रहा है, तो टा वर्ण इसमें मूर्धन्य है। व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? तो महाप्राण जो वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने में अधिक वायु खर्च होती है। प्रत्येक टेबल का दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण होते हैं। जैसे खा, खा क्या है? इसमें महाप्राण है, क्योंकि ये जो आपके 25 अक्षर होते हैं उनमें दूसरी उसमें आते हैं क्रम में। तो जो 25 वर्ण होते हैं उनमें से दूसरा और चौथा महाप्राण की संख्या में रखा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा कि ओष्ठ नहीं है तो वो हमारा टा। ये क्या है? ओष्ठ, आपका होष्ठ वर्ण नहीं है, क्योंकि फा ये मुंह से यानी होठों से इनका उच्चारण होता है भा, क्योंकि होठ स्पर्श करते हैं ना बोलने में। जब भी हम ये आगे जब पढ़ाएंगे तो आपको क्या करना है कि मुंह से इन्हें बोलकर देखना है, तो जहाँ आपकी जो चीज़ टच हो रही है ना बोलने में वहीं से इनका उच्चारण स्थान होगा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो का वर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? क्योंकि उच्चारण स्थान जो का सा कंठ, ठीक है, का कंठ से बोलते हैं इसलिए कंठ वर्ण कहलाते हैं। शुद्ध वर्तनी के लिए सही विकल्प छांटिए। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो आपको बताना है, तो वो यहाँ पे रहेगा अशोभनीय। ठीक है, शुद्ध वर्तनी छाटनी है। बहुत बार एक या दो क्वेश्चन वर्तनी से बनते हैं। तो अशोभनीय, शुद्ध वर्तनीय। का वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपका का वर्ण का फिर आ गया तो कंठ होता है का वर्ण का उच्चारण स्थान, इसलिए इसकी पूरी फॉर्मेट को कंठ वर्ण भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टावर का उच्चारण स्थान है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा मूर्धा। मूर्धा क्या है? टावर का उच्चारण स्थान है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है तालु। निम्न में से कौन सा वर्ण तालव्य और आपका नासिक है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है आपका चुनिया क्या है? तावर्ण और तालव्य और नासिक है। किसी वर्ण के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ण का कौन सा वर्ण हो जाता है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा अनुनासिक हो जाता है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका संयुक्त व्यंजन पूछा जा रहा है। आपका तीनों के तीनों संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये क्या है? दो वर्णों के मेल से बनते हैं। हिंदी में किन दो वर्णों के द्विस्पष्टी और मूर्धन्य दो उच्चारण होते हैं? तो आपका जो राइट आंसर है द्विस्पष्टी और दो उच्चारण, तो वो हमारे डा और ढा के होते हैं। कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो आपकी जो राइट आंसर है वो हमारा है आपका सु और री हिंदी में एक साथ नहीं मिलते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य है? तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि कौन सा वर्ण मूर्धन्य है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है टा वर्ण मूर्धन्य है।
व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है, तो आपका महाप्राण होगा वो खा हो जाएगा व्यंजनों में। रिपीटेड है बट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो होशों से नहीं बुलाया जा सकता, जिसको वो हमारा होता है टा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ण के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं, तो का वर्ण के कंठ कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोग्य वर्ण कौन से होते हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा होता है अ अंग अयोग्य वर्ण होते हैं। निम्न में से बताइए कि किस शब्द के द्वित्व व्यंजन है, तो आपका 34 का जो राइट आंसर है वो हमारा है द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन की बात होती है दोनों व्यंजन आपस में हो, तो दिल्ली में क्या है डबल ला है, तो ये क्या हो गया द्वित्व व्यंजन, यानी व्यंजन पर भी व्यंजन, ये होता है द्वित्व व्यंजन। यहाँ पे द्वित्व व्यंजन नहीं है क्योंकि ता है और सा है, तो इसलिए दोनों ही व्यंजन ये आपस में अलग हैं। ए और ए यानी छोटी ए बड़ी ए वर्ण क्या कहलाते हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा ये कहलाते हैं कंठ तालव्य। हम क्या करेंगे कि इसको सूत्रों के माध्यम से तथा आपको क्या करेंगे उच्चारण स्थान के माध्यम से याद करा देंगे। सा हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं, तो याद रखिएगा तीनों सा और हा मिलकर जो व्यंजन के उसमें आते हैं तो वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। निम्न में से नासिका व्यंजन कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका चूनिया नासिका व्यंजन है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा का और ख कंठ ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट चलते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है ये, तो चलिए स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा स्वरों की बात की जा रही है, तो आपका यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो हमारा रह जाएगा यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे स्वरों की किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो स्वरों को अच प्रत्याहार के नाम से जाना जाता है। हल की अगर बात करी जाए तो हल में सारे व्यंजन आ जाते हैं। हल प्रत्याहार यानी हल नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे सभी व्यंजनों को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं, तो महाप्राण का मतलब होता है जिनमें वायु क्या हो अधिक लेनी पड़े, जिन्हें बोलने में हमारी जो ऊर्जा है वो अधिक खर्च हो, यानी हमें सांस अधिक गहरी लेनी पड़े, तो वो हो जाते हैं महाप्राण। यानी ख और आपका ख और घ यानी वर्ण का दूसरा और वर्ण का चौथा अक्षर योग होता है, वो हमारा महाप्राण होता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे कि आपको बताना है, तो मूर्धन्य होते हैं आपका डाडलिया और ढाटक्कन मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, जो नई विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा है स और स, ये नवीन विकसित ध्वनियाँ कही जाती हैं। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो हमारे होते हैं 4 होते हैं मूल आपका मूल स्वर, क्योंकि वो चारों ही स्वर आपके क्या होते हैं दीर्घ स्वर की गिनती में भी आते हैं। वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पे संयुक्त स्वर की बात करें तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है ए और ओ, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है छ त्र ज्ञ, ये क्या है आपके संयुक्ताक्षर हैं। निम्न में से बोध वर्ण कौन है, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा है ह। ठीक है, बोध वर्ण की बात की जाए तो हाँ हमारा बोध वर्ण कहलाता है। निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो आपका जो राइट आंसर है वो हमारा च छ झ झ, ये क्या है कॉमन तालव्य ध्वनियाँ हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा क और ग, ये क्या है अल्प प्राण है, क्योंकि ये पहला और आपका कौन सा वर्ण हो गया तीसरा, तो ये अल्प प्राण है। छा वर्ण किसके योग से बनता है, का और छा के योग से क्या बनता है आपका छा वर्ण बनता है। ठीक है, आपका जो छा वर्ण है उसकी अगर
अगर छा वर्ड की बात की जाए तो किसके योग से बनता है, तो कन्फ्यूजन में ना पड़िएगा, का और सा के योग से। दोनों ही हलंत लगे हुए हैं, तो यानी ये दोनों ही आधे हैं। जब ये एक हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तब ये छा का निर्माण करते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो आपका ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्णमाला की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा 33 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये 33 है। यहाँ पे क्या है कि जो हिंदी वर्णमाला है, अगर उसकी बात की जाए तो यहाँ पे उसकी संख्या रहेगी 33, भूलना नहीं। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसका अभी हमने देख लिया कि का और सा से मिलकर ये बनता है, बट इसका क्रम पूछा जा रहा है कि वर्णमाला में ये कहाँ आता है, तो हिंदी वर्णमाला में ये का के बाद आता है। क्योंकि शब्दकोश में छा का क्रम का के बाद आता है, क्योंकि छा बराबर होता है का और सा। ठीक है, शब्दकोश में छा बराबर क्या होता है आपका, छा बराबर होता है आपका का और सा। तो अगर अतः यह का के बाद आएगा, क्योंकि का और सा से मिलकर ये बनता है, इसलिए ये का के बाद आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा का। इसकी जो आपको मतलब विद आंसर PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहते हैं। तो यहाँ पे अगर दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं, दो आपका समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं विकार होने पर संधि कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं। सूर्य धन उदय यानी सूर्योदय, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखिए सूर्य धन उदय, तो यानी सूर्योदय। तो यहाँ पे क्या हो गया, विकार हो गया, यानी एक नया शब्द उत्पन्न हो गया। जहाँ बाकी की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, यानी अंतिम गति भी ले ले और विचार के तार भी टूट जाए, यानी लिखना आपका स्टॉप हो जाए, तो वहाँ कौन सा चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पे साफ साफ कह रहा है कि टूट जाए, विचार का क्रम टूट गया, तो यानी लाइन पूरी हो गई, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप। निम्न में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ओ। क्या है ये, मूल दीर्घ स्वर नहीं है, क्योंकि दीर्घ हो जाते हैं आपके ओ। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से दीर्घ स्वर हैं, तो दीर्घ स्वर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो आपके जो यहाँ पे दीर्घ स्वर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बड़ी ई। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई क्या है, ये हम जब आपको बोर्ड के माध्यम से कराएंगे तब बताएंगे। वैसे दीर्घ स्वर में क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ों को रखा गया है, तो दीर्घ स्वर ये भी है, दीर्घ स्वर ये भी है। क्योंकि अगर ऑप्शन में हमें ये भी मिल रहा है तो पहले हम इसी को टिक कर देंगे। बड़ा आ बड़ी ई यानी दीर्घ स्वर, तो बड़ा आ बड़ी ई आपका, और यहाँ पे हो जाता है बड़ा ऊ आपका, और यहाँ पे ए बड़ी, और आपका ये सभी क्या है, दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। तो जब हम इसका पूरा टेबल पढ़ेंगे तब इसे देखेंगे। निम्न में आपका अंतस्थ व्यंजन कौन सा है, तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो हमारा ये रहेगा अंतस्थ व्यंजन की, तो वह है हमारा अंतस्थ व्यंजन। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तथा इसी तरह हम क्या करेंगे, इनको MCQ टाइप क्वेश्चनों में देखेंगे, फिर इसी फॉर्मेट को हम PDF फॉर्मेट में भी देखेंगे, क्योंकि हमारे लिए डिटेल में पढ़ना तथा MCQ टाइप क्वेश्चनों में पढ़ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर एक टॉपिक को, क्योंकि गलतियाँ तभी ख़त्म होगी जब हम दोनों फॉर्मेट में पढ़ लेंगे। तो हम यही पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर चीज़ को दोनों फॉर्मेट में पढ़ सकें, क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चनों से हम देखेंगे प्लस उसका कंटेंट भी देखेंगे, तो जिससे कि उससे बनने वाले नवीन क्वेश्चन या न्यू क्वेश्चन जो भी जनरेट होंगे वो भी हमसे ना छूटें, और आने वाले रिपीटेड क्वेश्चन भी हमसे ना छूटें। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, फिर नई श्रृंखला के साथ, और हो सकता है इस बार हम GS के भी पार्ट को भी ऐड करते हुए चलें, बट हिंदी का जो हमारा पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके साथ हम जुड़े रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वंदे मातरम।